हेलो स्टूडेंट्स। और आज हम प्रिपेयर करने जा रहे हैं ट्रिक्स कि बोर्ड्स में कैसे ऑर्गेनिक पूरा आराम से रिवाइज करें। मैं ये तो बताऊंगा कि ऑर्गेनिक में किस तरीके से रिवीजन करनी है, एट द सेम टाइम कुछ ऐसी ट्रिक्स भी बताऊंगा कि ड्यू टू सम सर्कमस्टांसेस अगर आप साल भर नहीं पढ़ पाए हैं और सिर्फ लास्ट मोमेंट पे चाहते हैं कि बस हम किसी तरीके से पास हो जाएं ड्यू टू एनी मिसहैप और सर्कमस्टांसेस, तो वो भी ट्रिक्स यहाँ पे हैं कि हाँ ये कुछ कुछ वर्ड्स लिखाओगे तो आपको मार्क्स मिलेंगे। एज बोर्ड एग्जाम ऑल्सो इन्वॉल्व स्टेप मार्किंग। तो अगर हम बात करें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो एग्जाम्स में पूछे जाने वाली चीजें हैं, तो अगर हम बात करें तो सबसे पहले यहां पर डिस्कशन होता है कंसेप्चुअल क्वेश्चन का। राइट, सबसे पहले कंसेप्चुअल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कंसेप्चुअल क्वेश्चंस लाइक कि व्हाई हेलो हेलो एरीन कह लो, या नाम दे देंगे क्लोरोबेंजीन डू नॉट शो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, या व्हाई फिनॉल इज मोर एसिडिक देन अल्कोहल। इस टाइप के कंसेप्चुअल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें तो नेम रिएक्शंस। नेम रिएक्शंस के लिए अगर हम बात करें तो अगर मेरे से आप पूछेंगे सर नेम रिएक्शन आती है, मैं कहता हूं हर साल आती है, बट सर हमने देखा है एक आधा साल में नहीं भी आई है। कई बार कन्वर्जन्स में, रिएक्शंस में कैसे ना कैसे डायरेक्टली इनडायरेक्टली नेम रिएक्शन इन्वॉल्व होती ही होती है। तो मैं आपको बोलूंगा कि नेम रिएक्शंस आती ही हैं, और टॉप 15 नेम रिएक्शंस याद कर लीजिए, जनरली वही आती हैं। देन इसके बाद अगर हम बात करें तो डिस्टिंग्विश टेस्ट। डिस्टिंग्विश टेस्ट आर मैक्सिमाइज जाए तो 9 नहीं तो 5 डिस्टिंग्विश टेस्ट याद करके हम ऑलमोस्ट 10 ईयर क्वेश्चन के सारे डिस्टिंग्विश टेस्ट कर लेंगे। बिकॉज यहां पर हमें दो कंपाउंड को डिस्टिंग्विश करने के लिए 2 या 3 टेस्ट याद करने की जरूरत ही नहीं है। क्यों नहीं है? बिकॉज सब्जेक्टिव एग्जाम में वो भूलेगा ही नहीं कि बाय दिस मेथड डिस्टिंग्विश करिए। ऑब्जेक्टिव में हो सकता है, वहां पॉसिबिलिटीज हैं, बट यहां पे नहीं है। तो ये एक एडवांटेज है हमें बोर्ड एग्जाम का। देन इसके बाद आयुपेक नेमिंग एंड कन्वर्जन्स। तो कन्वर्जन्स हम एक रोड मैप और एक कुछ छोटी छोटी चीजों का यूज करके फिनिश कर लेंगे उसको। अब यहां पे वैसे एक कॉमन एडवाइस जो सभी देते हैं वो तो है ही कि प्रीवियस 5 ईयर क्वेश्चंस, 5 ईयर या 10 ईयर लगा लो, बस वही उसी में से ही आना है। 10 ईयर क्वेश्चंस लगाइए एंड सेम वही उसी में से कुछ बाहर नहीं आएगा। एक तो ये सीधा श्योर शॉट मंत्रा होता है जो हर कोई आपसे कहता होगा, बट इसके ऑर्गेनाइजेशन में अगर मैं बात करूं कि कितना इम्पैक्ट या कितने मार्क्स आते हैं, तो अगर मैं बोलूं कंसेप्चुअल क्वेश्चन आप आराम से एक दिन में पूरी ऑर्गेनिक के कंसेप्चुअल क्वेश्चन प्रिपेयर कर सकते हैं। मन में क्वेश्चन आ रहा है हाउ, मैं अभी बताता हूं। नेम रिएक्शंस, ये अगर आप फोकस्ड होके पढ़ोगे तो 4 to 5 आवर्स में 15 नेम रिएक्शंस हैं जो लास्ट 10 ईयर में आप देखोगे रिपीट हुई है। तो 15 नेम रिएक्शंस यू कैन इजीली लर्न बिटवीन 4 to 5 आवर्स और इन अ डे। डिस्टिंग्विश टेस्ट 1 और 2 आवर, 4 to 5 डिस्टिंग्विश टेस्ट हैं। इससे आप हर तरह के क्वेश्चंस कर सकते हैं। तो मेरे इस लेक्चर के बाद आप इसको याद करके एक बार पिछले 2-3 साल के पेपर एज अ मॉक टेस्ट दे सकते हैं टू चेक दिस। बिकॉज मेरा ये कहना है कि ट्रस्ट बट वेरीफाई। नाउ वी कम टू द आयुपेक नेमिंग एंड नेम रिएक्शन। अब आयुपेक नेमिंग एंड नेम रिएक्शन एक ऐसी चीज है, लॉट्स ऑफ हार्डवर्क। मतलब अगर मैं बोलता हूं आपने सोचा है कि बस मुझे पूरे दिन आज केमिस्ट्री पढ़नी है, तो शायद आप 1 या 2 दिन में ऊपर के 3 काम कर दो। लेकिन आयुपेक नेमिंग एंड कन्वर्जन्स ये आपके आराम से 3-4 दिन या हो सकता है 1 वीक ले जाए, एंड उसके बाद थोड़ा सा कॉन्फिडेंस कम रह जाए। बिकॉज दीज 2 टॉपिक्स नीड्स लॉट्स ऑफ प्रैक्टिस। गॉट इट? मेरी बात समझ आ रही है आपको? तो इसीलिए मैंने इन्हें लास्ट में रखा है, बिकॉज टू मच वर्क। मतलब 80% वर्क हम यहां करेंगे और 20% मार्क्स अचीव करेंगे। तो इसलिए मेरा कहना है कि जब भी आप ऑर्गेनिक रिवाइज करिए, इसी सीक्वेंस में रिवाइज करिए। अब मैं आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मतलब कंसेप्चुअल क्वेश्चंस, सारे ऑर्गेनिक के कंसेप्चुअल क्वेश्चंस डिस्कस करता हूं 1 by 1 चैप्टर वाइज। तो बड़े ही ध्यान से सुनना। अब क्या होता है, जब भी हम डिस्कस करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, तो सबसे ज्यादा कंफ्यूजन आता है रेजोनेंस, इंडक्टिव इफेक्ट, हाइपर कॉन्जुगेशन।
और अगर हम बोर्ड्स में बात करें तो ज्यादातर क्वेश्चन के आंसर रेजोनेंस और इंडक्टिव इफेक्ट से रिलेट करते हैं, बिकॉज हाइपर कॉन्जुगेशन शो करता है एल्कीन या बेंजीन पे CH3 हो, वो जनरली 11th का पार्ट हो जाता है। अब यहाँ पे डाउट आता है, रेजोनेंस दो तरीके के हैं, प्लस आर माइनस आर, इंडक्टिव टू टाइप्स के, प्लस आई माइनस आई, इसको कैसे समझे? तो यहाँ पे ऐसे बोलेंगे प्लस आई एंड माइनस आई। तो इंडक्टिव इफेक्ट इज अट्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन थ्रू सिग्मा बॉन्ड, मतलब सिग्मा बॉन्ड के थ्रू इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन। जब ये बात बोलते हैं तो एक डाउट आता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और इंडक्टिव इफेक्ट में क्या फर्क है? तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बताता है इलेक्ट्रॉन को पुल करना बिटवीन टू एटम, बट यहां पर अगर इंडक्टिव इफेक्ट में क्या होता है, ये इंपैक्ट 3 कार्बन तक जाता है। तो फर्स्ट पोजीशन पे ग्रुप लगा है, लेट्स से ये कार्बन है, और यहां पर एक हेलोजन ग्रुप लगा है। ये जो हेलोजन है इसने इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचा, जिसकी वजह से इस पे इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई। एक और चीज याद रखी, N से नेगेटिव, N से न्यूक्लियोफाइल और पॉजिटिव वाला इलेक्ट्रोफाइल। तो जहां नेगेटिव चार्ज होगा उसे न्यूक्लियोफिलिक कह देंगे, जहां पॉजिटिव होगा उसे इलेक्ट्रोफिलिक कह देंगे। मतलब अगर मैं हेलोजन साइड से खड़े होकर देखूं तो मुझे दिख रहा है कि हेलोजन अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, लेकिन अगर मैं साइड बदल लूं और मैं कार्बन साइड से खड़े होकर देख रहा हूं तो मुझे लगेगा कि कार्बन हेलोजन को इलेक्ट्रॉन दे रहा है। सेम वे, अब जब इस पे इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई तो अपोजिट अट्रैक्ट, जब इस पे प्लस आ गया तो इट विल स्टार्ट अट्रैक्टिंग इलेक्ट्रॉन, और यहां पे इलेक्ट्रॉन की कमी और हो गई। डेल्टा इज अ मैथमेटिकल सिंबल विच रिप्रेजेंट लेस देन 1। डेल्टा लेस देन 1 की वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है, तो 2 टाइम्स डेल्टा मतलब लेस देन 1 नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो और छोटा हो जाता है, 3 बार करेंगे तो और छोटा। तो इस कार्बन पे इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई है, अब ये क्या करेगा, और ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा। तो दिस इज इंडक्टिव इफेक्ट which operates till third carbon and it is permanent effect. Now इंडक्टिव इफेक्ट में प्लस आई और माइनस आई का ऑर्डर आपको लर्न करना है तो मेरे ही चैनल पे माइंड मैप सीरीज है। मैं चाहता हूं कि रील्स को रिप्लेस कर दिया जाए स्टूडेंट लाइफ में उससे, तो आप उसे देख सकते हैं जाते हुए कैब में, इन योर स्कूल्स प्रैक्टिकल एग्जाम्स। तो उसमें क्या होगा कि वो जो भी लर्निंग पार्ट है वो उसमें इनकॉर्पोरेट है, तो उसे आप सुन सकते हैं, आते जाते बार बार वो रिवाइज होता जाएगा, और जो चीज लर्न करनी है बार बार सुनने से याद हो जाएगी। तो इन दिस वे यू कैन यूटिलाइज योर टाइम वाइजली। अब तो प्लस आई माइनस आई का ऑर्डर आप वहां देख सकते हैं शॉर्ट्स में। तो यहां पे बस मैं मैं ट्रिक बताने जा रहा हूं, जब बहुत बड़ी लाइन हो तो छोटी चीज याद कर लेनी चाहिए। मतलब इन योर बोर्ड्स मोस्टली प्लस आई इफेक्ट एक ही शो करते हैं, एल्काइल ग्रुप। आप बस इतना याद रखो, एक ही ग्रुप है जो प्लस आई इफेक्ट शो करता है, वो है एल्काइल। एल्काइल ग्रुप मतलब हाइड्रोकार्बन, राइट, हाइड्रोकार्बन। तो अगर एक CH3 ग्रुप है तो एक प्लस आई होगा, अगर 2 CH3 ग्रुप है तो 2 प्लस आई होंगे, अगर उसी के साथ डायरेक्टली उस कार्बन से एक और CH3 हो गया तो 3 प्लस आई होंगे। तो जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज होता है प्लस आई इफेक्ट इंक्रीज होता है। बट अगर आप देखें तो ओवरऑल ये है तो एक ही ग्रुप, एल्काइल। तो टर्शरी का प्लस आई सबसे ज्यादा होता है, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी। व्हाई आई एम सेइंग दिस, क्योंकि बोर्ड्स में एक फायदा हो गया, एल्काइल के लिए अलावा कुछ भी दिख जाए तो ये क्या शो करेगा, माइनस आई इफेक्ट। क्या शो करेगा, माइनस आई। तो अगर आपको CH3 के अलावा कोई भी ग्रुप नजर आता है क्वेश्चन में तो आपका आंसर होगा ड्यू टू माइनस आई इफेक्ट, क्योंकि प्लस आई इफेक्ट एक ही शो करता है। एट द सेम टाइम जो स्टूडेंट्स जेई और नीट की भी तैयारी कर रहे होंगे अलॉन्ग विद बोर्ड्स, वो पूछेंगे या बोलेंगे कि सर आपने ये क्यों नहीं लिखवाया कि O माइनस भी प्लस आई इफेक्ट शो करता है, COO माइनस भी प्लस आई शो करता है। तो अगेन मैं आपको बोर्ड्स के लिए टिप्स दे रहा हूं अभी, तो यहां पर इससे काम चल जाएगा। आप 10 ईयर का पेपर अटेम्प्ट करना, कहीं भी अटकोगे नहीं, राइट। तो प्लस आई इफेक्ट अगर याद है तो माइनस आई इफेक्ट ऑटोमेटिकली याद हो गया। सिर्फ एल्काइल ग्रुप के अलावा आपको क्वेश्चन में कुछ भी दिख जाए
व्हाट इज योर आंसर? योर आंसर इज ड्यू टू माइनस आई इफेक्ट, राइट? नाउ अब मूव करते हैं कंसेप्चुअल क्वेश्चन में। एक तो ये रीजनिंग यूज होती है ड्यू टू इंडक्टिव इफेक्ट। कंसेप्चुअल क्वेश्चन में दूसरी रीजनिंग यूज होती है ड्यू टू रेजोनेंस। अब व्हाट इज रेजोनेंस? रेजोनेंस क्या होता है? तो रेजोनेंस के लिए मैं स्टेटमेंट बोलता हूं कि पाई पाई जोड़ के रेजोनेंस बनाया है, ठीक है? व्हाट इज रेजोनेंस? पाई पाई जोड़ के रेजोनेंस बनाया। मतलब व्हाट इज इट? इंटरैक्शन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, इंटरैक्शन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन विद पाई इलेक्ट्रॉन। अब रेजोनेंस में अगर हम बात करें तो अगेन मैं यहां जो भी बात डिस्कस कर रहा हूं विद रिस्पेक्ट टू बोर्ड्स एंड वो ट्रिक्स भी डिस्कस कर रहा हूं कि लास्ट मोमेंट में अगर वो देख लो तो 100% सही जाए, कोई एक्सेप्शन ना हो। तो अगर यहां भी हम बात करें तो मैं आपके सामने लिखता हूं, पहला चैप्टर है एल्काइल हैलाइड एराइल हैलाइड। ऑब्वियसली जब हेलोजन बेंजीन रिंग से जुड़ेगा तभी रेजोनेंस शो करेगा, ओके? दूसरा चैप्टर है एल्कोहल फिनॉल ईथर, ठीक है? एल्कोहल फिनॉल ईथर, तो ईथर इज OR। तीसरा चैप्टर है एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, एल्डिहाइड कीटोन एसिड, एंड लास्ट चैप्टर है अमीन्स। तो यहां पे हम चैप्टर वाइज चलते हैं। अगर आपको कभी भी, ध्यान से सुनना मेरी बात, अगर आपको कभी भी लोन पेयर नजर आ जाता है, किसी भी ग्रुप पे लोन पेयर नजर आ जाता है, इट विल ऑलवेज शो प्लस आर। ये हमेशा क्या शो करेंगे? प्लस आर इफेक्ट, ठीक है? क्या शो करेंगे? प्लस आर। तो इन शॉर्ट ऑर्गेनिक के चारों चैप्टर में एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड मतलब कार्बोनिल कंपाउंड वाला चैप्टर ही माइनस आर शो करता है। तो आप क्वेश्चन में विद रिस्पेक्ट टू ग्रुप बता सकते हैं कि एक ही चैप्टर है जहां पे आ गया तो माइनस आर। एक नाइट्रोबेंजीन भी यूज होता है, वो भी क्या शो करता है? माइनस आर। तो इसको हम ऐसे भी बताते हैं, अगर ऑक्सीजन ग्रुप बेंजीन से डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है, अगर ऑक्सीजन ग्रुप बेंजीन से डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है तो माइनस आर। सिंपल, समझ आई मेरी बात? मैंने क्या बोला? अगर ऑक्सीजन ग्रुप बेंजीन से डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है तो माइनस आर, वो बेंजीन से इलेक्ट्रॉन खींचेगा। समझिए बात को, क्या होगा? बड़े ध्यान से समझना। ये जो ऑक्सीजन है क्या ये बेंजीन से डायरेक्टली कनेक्टेड है? नहीं, कार्बन से कनेक्टेड है। ये जो ऑक्सीजन है क्या ये बेंजीन से डायरेक्टली कनेक्टेड है? नहीं, कार्बन से कनेक्टेड है। ये जो ऑक्सीजन है क्या ये बेंजीन से डायरेक्टली कनेक्टेड है? नहीं, कार्बन से कनेक्टेड है। लेकिन यहां ऑक्सीजन डायरेक्टली कनेक्टेड है, यहां ऑक्सीजन डायरेक्टली कनेक्टेड है, राइट? तो यहां पे हम क्या कह सकते हैं कि जहां डायरेक्टली कनेक्टेड है वहां प्लस आर, जहां इनडायरेक्टली कनेक्टेड है माइनस आर। अब जब मैं ये बात बोल रहा हूं, ठीक है, तो मैं जैसे ही बात बोलूंगा तो आपके दिमाग में आएगा सर ये तो आप ना क्रैम करवा रहे हो, रटवा रहे हो, कंसेप्ट भी समझाइए। तो अगर देखिए वैसे भी कंसेप्ट समझना है तो वही, एक तो रेजोनेंस का शॉर्ट्स भी है मेरे चैनल पे एंड एज वेल एज रेजोनेंस मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है डिटेल में रिएक्शन मैकेनिज्म में। बट स्टिल मतलब यहाँ तो मैं आपका टाइम सेव करने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं बस एक बात बोलूंगा, एक ही बात याद रखिए रेजोनेंस के लिए बहुत, क्योंकि यहाँ पे हम ये भी मानते हैं कि कई बार हम 11th में किसी वजह से ऑर्गेनिक नहीं देख पाते हैं और सीधे लास्ट मोमेंट पे आ रहे हैं। तो ऑब्वियस डिटेल में पढ़ने के लिए तो कंप्लीट ओवरव्यू डिटेल में ही देखना चाहिए लेक्चर। बट यहाँ शॉर्ट में मैं एक बात बोलूंगा, रेजोनेंस में जब भी इलेक्ट्रॉन मूव करता है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की तरफ मूव करता है। यानी कि पाई सिग्मा पाई का कहीं भी अरेंजमेंट होगा तो रेजोनेंस होगा। बोर्ड्स में ये चलता है हमेशा।
ऑब्जेक्टिव में या कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये कॉन्सेप्ट ना चले, बट बोर्ड्स में हमेशा चलता है, पाई सिग्मा पाई अगर अरेंज है ऑलवेज रेजोनेंस होगा, और डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन किस तरफ होगा, टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन एटम, जो एटम ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है उस तरफ। ठीक है, तो उसको भी समझते हैं। देखो पाई सिग्मा पाई, राइट, डबल सिंगल डबल, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, जहां भी ऐसा होगा डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, जहां भी ऐसा होगा डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, जहां भी ऐसा होगा डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, वहां रेजोनेंस होगा। अब दूसरी बात याद रखनी है, अब इलेक्ट्रॉन किस तरफ जाएगा, कहीं भी जा सकता है भाई, रेजोनेंस में इलेक्ट्रॉन आगे भी जा सकता है बेंजीन की तरफ, बेंजीन से पीछे भी जा सकता है, तो कहां जाएगा, टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन एटम, जो ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उस तरफ जाएगा। तो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन है तो इधर जाएगा, तो ये इधर जाएगा, यानी बेंजीन से इलेक्ट्रॉन गया, बेंजीन से इलेक्ट्रॉन गया तो माइनस, ऐसे याद रखते हैं, माइनस मतलब नेगेटिव, नेगेटिव मतलब छोटे काम, छोटे काम क्या होते हैं, किसी से एक्सेप्ट करना कुछ, प्लस आर मतलब पॉजिटिव, पॉजिटिव मतलब बड़े काम, बड़े काम क्या होते हैं, किसी को डोनेट करना। ओके, तो इस तरीके से समझ सकते हैं कि ये बेंजीन से इलेक्ट्रॉन ऊपर ले रहा है NO2 ग्रुप, तो ये माइनस आर शो कर रहा है। ऐसे ही ये इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन हमेशा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की तरफ होगा, तो ये भी बेंजीन से इलेक्ट्रॉन ले रहा है, छोटा काम कर रहा है, माइनस आर एक्सेप्ट कर रहा है, ये भी एक्सेप्ट कर रहा है टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, तो ये भी क्या है, माइनस आर। इन दिस वे आपको बोर्ड्स में प्लस आर और माइनस आर की टेंशन खत्म हुई, प्लस आई माइनस आई की टेंशन खत्म। जैसे ही दो टेंशन खत्म हो जाती है, आप 90% क्वेश्चन बोर्ड्स के इजीली कर लेते हैं। ठीक है, नाउ लेट्स डिस्कस वन बाय वन क्वेश्चंस। अब वन बाय वन हम सारे कंसेप्चुअल क्वेश्चंस का डिस्कशन करते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो, एल्काइल हैलाइड शोज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एल्काइल हैलाइड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करते हैं। ठीक है, व्हाई, व्हाट इज द रीजन फॉर इट, कि एल्काइल हैलाइड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करते हैं, तो इसका रीजन है प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव हैलोजन एटम, इलेक्ट्रोनेगेटिव हैलोजन एटम की वजह से, विच शोज माइनस आई इफेक्ट। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको बोला एल्काइल ग्रुप के अलावा कुछ भी दिख जाए, एल्काइल ग्रुप के अलावा कुछ भी दिख जाए, क्या लगेगा, माइनस आई इफेक्ट। तो अगर कुछ नहीं समझ आ रहा तो क्वेश्चन में तुरंत देखा एक्स है तो क्या लिखोगे, फर्स्ट आंसर इसका क्या होगा, ड्यू टू माइनस आई इफेक्ट ऑफ हैलोजन एटम। ठीक है, हैलोजन एटम के माइनस आई इफेक्ट की वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एट कार्बन डिक्रीजेस एंड इट बिकम्स इलेक्ट्रोफिलिक, मेक कार्बन इलेक्ट्रोफिलिक, इलेक्ट्रोफिलिक मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई उस कार्बन पे। तो क्यों हुआ वहां पे, वो न्यूक्लियोफाइल जाके ऐड क्यों नहीं हो गया, उसने एक्स को हटाया क्यों, क्योंकि इधर कार्बन 4 बॉन्ड बना चुका है और कार्बन 4 से ज्यादा बॉन्ड नहीं बना सकता। अब कार्बन 4 से ज्यादा बॉन्ड नहीं बना सकता है तो व्हाट डज इट मीन, कैसे पता चला 4 है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन देयरफॉर शोज सब्स्टिट्यूशन, इसलिए क्या शो किया उसने, सब्स्टिट्यूशन शो किया, राइट। तो ये क्वेश्चन आता है हमारा एल्काइल हैलाइड में। नेक्स्ट दूसरा कंसेप्चुअल क्वेश्चन एल्काइल हैलाइड में क्या आएगा, दूसरा क्वेश्चन है कि एल्काइल हैलाइड इज इममिसिबल इन वाटर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इममिसिबल, इममिसिबल मतलब इनसॉल्युबल। तो जैसे अब मैं इधर ये फोकस, इसका बस एक ही पर्पस है कि आप यहाँ बोर्ड पे फोकस करते रहिए बस, क्योंकि मोबाइल हाथ में है
तो मैं हमेशा बोलता हूँ करोड़ों रुपए लग रहे हैं आपको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, कंपनी पैसे दे रही है, तो आप मोबाइल हाथ में रख के अगर डिस्ट्रैक्ट होने से एक ही तरीका है बचने के लिए, कोई मोटिवेशन या कोई चीज जो आपको बार बार भुलाती रहे, स्क्रीन पे देखते रहो। तो फोकस हियर, RX इज इमिसिबल इन वाटर। एल्काइल हैलाइड वाटर में इमिसिबल है। इमिसिबल मतलब इनसॉल्युबल। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इमिसिबल? इनसॉल्युबल। तो ये पूछा जाता है कि why alkyl halide is insoluble in water। जो एल्काइल हैलाइड है वो वाटर में इनसॉल्युबल क्यों है? व्हाट इज द रीजन फॉर दिस? तो इसका ये रीजन है बिकॉज ये जो एल्काइल हैलाइड होता है ये ना तो वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, ठीक है, ना तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड वाटर के साथ बनाता है और ना ही ब्रेक कर पाता है वाटर के बीच का हाइड्रोजन बॉन्ड। तो ना तो ये वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है, नीदर फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विद वाटर, नॉर कैन ब्रेक हाइड्रोजन बॉन्ड इन वाटर। ठीक है, जो वाटर का हाइड्रोजन बॉन्ड है उसको ब्रेक भी नहीं कर पाता है। दैट्स व्हाई एल्काइल हैलाइड इज इनसॉल्युबल इन वाटर, राइट। इनसॉल्युबल को थोड़ा सा इमिसिबल से कई बार कंफ्यूज कर जाते हैं। देन अगला क्वेश्चन, अगला कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाई एल्काइल हैलाइड इज यूज्ड एज अ सॉल्वेंट। ठीक है, जैसे पेंट इंडस्ट्री होती है कहीं भी, तो ज्यादातर केसेस में एल्काइल हैलाइड को एज अ सॉल्वेंट यूज किया जाता है, कोई भी चीज उसमें डिसॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन आता है ऐसा क्यों कर रहे हैं, व्हाई? तो देखिए डिसॉल्व लाइक डिसॉल्व का कॉन्सेप्ट है। एल्काइल हैलाइड क्या है? पोलर है, तो उसमें कोई भी चीज इजीली डिसॉल्व हो सकती है। दैट्स व्हाई इट इज यूज्ड एज अ सॉल्वेंट। इसलिए हम इसको कैसे यूज करते हैं? एज अ सॉल्वेंट यूज करते हैं। तो बीइंग पोलर इन नेचर, ठीक है, कैन डिसॉल्व पोलर सब्सटेंस, पोलर सब्सटेंस को डिसॉल्व कर सकता है। ये सब है इजी क्वेश्चन, एक बार भी देखा कर दोगे, राइट। अब कुछ क्वेश्चंस होते हैं जिनके आंसर लेंथी होते हैं, लेकिन अभी इन क्वेश्चन में ना मैं वन वर्ड बताऊंगा। जैसे वाई वन वर्ड, ये वही कि अंडर सम सर्कमस्टांसेस हम साल भर नहीं पढ़ पाए, तो लास्ट मोमेंट पे कुछ कुछ लिख के आ जाए पेपर में और ये उम्मीद रहेगी बस पास ही हो जाए। तो उस केस में क्या होता है कि आपने एक चीज देखी होगी कि एग्जाम में कहते भाई एक शब्द बता दे, एक शब्द बता देगा बस मैं लिख दूंगा। तो मैं वही एक एक शब्द बता रहा हूँ, हर क्वेश्चन का वो एक शब्द याद कर लो। तो आप रिवीजन के लिए ऐसे लिख सकते हैं क्वेश्चन के आगे वन वर्ड, तो उससे आप अपने आप पूरा इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं। और वो वन इंपॉर्टेंट वर्ड लिखा होता है तो स्टेप मार्किंग में से कुछ मार्क्स मिल भी जाते हैं, अगर वो सही रिलेवेंट वर्ड होता है तो। मेरी बात ध्यान सुनना, अगर वो सही रिलेवेंट वर्ड होता है तो। नाउ फोर्थ क्वेश्चन, व्हाई एराइल हैलाइड डू नॉट शो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। एल्काइल हैलाइड तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन शो करते हैं, लेकिन एराइल हैलाइड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन शो नहीं करते। एराइल हैलाइड डू नॉट शो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो मैं थोड़ा सा ऐसे शॉर्ट में लिख देता हूं, बिकॉज क्या रीजन है इसका? क्या रीजन है कि ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन शो नहीं करते? मतलब एराइल हैलाइड पे न्यूक्लियोफाइल जाके अटैक नहीं करता है। व्हाई? ऐसा क्यों है? तो इसके लिए जैसे ही पेपर में आए क्वेश्चन, तो मेरा पहला तो यही है कि आप स्ट्रक्चर ही बना दो, रेजोनेंस स्ट्रक्चर। हाँ, रेजोनेंस स्ट्रक्चर नहीं बना सकते तो उसके बाद 2-3 लाइनें और बता रहा हूं मैं, वो भी लिख सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं यही बोलूंगा कि आप सीधे रेजोनेंस स्ट्रक्चर बना दो, और धीरे धीरे हमें प्रैक्टिस करते करते एक बात समझ आ जाती है कि रेजोनेंस स्ट्रक्चर 5 ही बनते हैं। ओके, तो जैसे हेलोजन है, एक्स कैन बी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो मैंने एक्स लिख दिया है। अब जैसे मैंने बोला है एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, इसके अलावा हर जगह प्लस आर, मतलब सब बेंजीन को इलेक्ट्रॉन देंगे।
और एक इलेक्ट्रॉन देगा तो दूसरा भी आगे ही जाएगा, यानी फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस में सेम रहेगा। मतलब अगर रेजोनेंस के स्ट्रक्चर ड्रॉ करने में हमें कुछ तकलीफ हो रही है तो हमें क्या करना है, हमें ये समझना है कि ये इलेक्ट्रॉन यहां गया तो ये भी आगे ही जाएगा, पीछे नहीं आएगा। सीधी बात है। मतलब जो एरो इधर बना रहे हो यही इधर बना देना है, सिंपल। और एक बात याद रखिए, एरो रिप्रेजेंट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। टेल बताता है इलेक्ट्रॉन कहां था, हेड बताता है इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा। अब क्या हुआ, अब देखो यहां पे डबल बॉन्ड आ गया, इलेक्ट्रॉन अगर आया है तो इधर क्या आ गया प्लस, और इधर क्या आ गया माइनस। अब ये माइनस का मतलब होता है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। माइनस का मतलब क्या होता है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब ये पूरा बेंजीन के अंदर घूमने वाला है, और वही मैंने बोला ना डायरेक्शन सेम रहेगी। यानी कि अब ये इलेक्ट्रॉन जो है यहां बॉन्ड बनाएगा, तो जब बॉन्ड बन रहा होता है तो क्योंकि इलेक्ट्रॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होता है, जैसे जब बॉन्ड बन रहा है तो मैं ये नहीं कहूंगा कि इलेक्ट्रॉन यहाँ है यहाँ है यहाँ है यहाँ है, मैं बोलूंगा पूरा है। तो मुझसे कोई पूछे इलेक्ट्रॉन कहाँ है तो मैं कहूंगा पूरा है, तो एरो मैं बीच में बना दूंगा कि यहाँ है। ठीक है, समझ रहे बात को। तो जब भी बॉन्ड बन रहा होता है तो एरो बीच में बनाते हैं। और अब मैं कहूंगा इलेक्ट्रॉन कहाँ है तो पूरा यहाँ है, तो टेल बीच में है और जा कहाँ रहा है पैरा पे। कहाँ जा रहा है पैरा पे। तो इस तरीके से आप रेजोनेंस स्ट्रक्चर भी बना सकते हो। फिर वही देखो क्लॉकवाइज जा रहा है, ये भी एरो क्लॉकवाइज ये भी क्लॉकवाइज। तो थोड़ा सा एरो को समझना बहुत जरूरी होता है रेजोनेंस में। ये इधर गया और ये इधर गया, ओके। सेम वे यहां एक्स आ गया प्लस, इधर क्या आ गया माइनस। अब क्या होगा, सेम डायरेक्शन क्लॉकवाइज मूव करता रहेगा, ये इधर ये इधर। राइट। अब आप देखो रेजोनेंस की वजह से हो क्या रहा है, समझो, बड़े ध्यान समझना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। रेजोनेंस की वजह से क्या हो रहा है, बेंजीन पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है। अब आप बताओ न्यूक्लियोफाइल पे कौन सा चार्ज होता है, तो एन से नेगेटिव, एन से न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल पे कौन सा चार्ज होता है नेगेटिव। बेंजीन रिंग पे भी कौन सा चार्ज है नेगेटिव, इस पे भी कौन सा चार्ज है नेगेटिव। लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। लाइक चार्जेस क्या करेंगे रिपेल करेंगे, नेगेटिव नेगेटिव क्या करेंगे रिपेल। ओके। तो इसलिए न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन शो नहीं करता, क्योंकि बिकॉज ऑफ प्लस आर इफेक्ट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एट बेंजीन रिंग इंक्रीजेस, एज अ रिजल्ट नेगेटिवली चार्ज न्यूक्लियोफाइल एक्सपीरियंस फोर्स ऑफ रिपल्शन। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट तो ये हो जाएगा। दूसरा पॉइंट, न्यूक्लियोफाइल अगर अटैक करेगा तो उसको कौन सा बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा, ध्यान सुनना। अगर न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो उसको ये वाला बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा, और ये बॉन्ड तोड़ना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि अभी ये सिंगल बॉन्ड नहीं रहा, रेजोनेंस की वजह से क्या हो गया है डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड तोड़ना और मुश्किल है। तो ड्यू टू रेजोनेंस एक तो बेंजीन पे नेगेटिव आ गया जो न्यूक्लियोफाइल को रिपेल कर रहे हैं, दूसरी बात ड्यू टू रेजोनेंस डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ गया जिसे तोड़ना और मुश्किल हो गया। तो इसलिए भी न्यूक्लियोफाइल इस पे अटैक नहीं करता। ऑल्सो ड्यू टू रेजोनेंस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी क्या हो जाती है कम हो जाती है, इसलिए भी न्यूक्लियोफाइल अटैक नहीं करता है। ऑल्सो ड्यू टू रेजोनेंस डाइपोल मूवमेंट भी क्या हो जाता है कम, यानी पोलैरिटी क्या हो जाती है कम। तो इसलिए भी ये अब पोलर, जितना पोलर होगा न्यूक्लियोफाइल उतना अटैक करेगा। यानी डेल्टा प्लस पोलैरिटी डाइपोल मूवमेंट, एक बार ध्यान सुनना, एक बार डाइपोल मूवमेंट इज द मेजरमेंट ऑफ पोलैरिटी। क्योंकि आपको कंफ्यूजन हुआ होगा कि सर ने बोला ये ज्यादा पोलर है तो, और ये कम पोलर हो गया तो न्यूक्लियोफाइल अटैक नहीं करेगा, क्योंकि कम पोलर मतलब अब पोलैरिटी क्या हो गई कम हो गई। तो मैंने ये जो बात कही है इसको मैं वर्ड्स में लिख देता हूं। तो क्या रीजन है, सभी रीजन की एक इंपॉर्टेंट लाइन है, ड्यू टू रेजोनेंस प्लस आर इफेक्ट। मतलब ये तो आपको लिखना ही है कि ड्यू टू रेजोनेंस प्लस आर इफेक्ट, उसकी वजह से तीन रीजंस बन रहे हैं। राइट। तो उसकी वजह से तीन रीजंस कौन से बन रहे हैं, फर्स्ट ड्यू टू रेजोनेंस प्लस आर इफेक्ट यू कैन से
इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, या ठीक है, एट बेंजीन रिंग इंक्रीजेस, ठीक है, वो क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेंजीन रिंग पे इंक्रीज करता है एंड रिपेल इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल, और ये क्या करता है, रिपेल करता है आने वाले न्यूक्लियोफाइल को, क्योंकि ये भी नेगेटिव ये भी नेगेटिव। दूसरा रीजन, ड्यू टू रेजोनेंस पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर makes dissociation of carbon halogen bond difficult, ठीक है, क्या कर रहा है, डिसोसिएशन ऑफ कार्बन हेलोजन बॉन्ड डिफिकल्ट, मतलब मुश्किल कर रहा है उस बॉन्ड को तोड़ना। लास्ट ऑप्शन इस बात पे डिपेंड कर रहा है कि पोलैरिटी, जो ज्यादा पोलर होगा उसका डाइपोल मोमेंट ज्यादा होगा, रेजोनेंस से डाइपोल मोमेंट कम होता है, पोलैरिटी कम होती है। क्यों कम होती है, क्योंकि रेजोनेंस से ये इलेक्ट्रॉन इधर गया, ठीक है, जब ये इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है तो डाइपोल आपने फिजिक्स में पढ़ा है Q इंटू डी या Q इंटू 2L, तो Q होता है चार्ज, रेजोनेंस की वजह से Q कम हो गया और डिस्टेंस भी कम हो गया ड्यू टू पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, इसलिए आप क्या कह सकते हो, डाइपोल कम, यानी पोलैरिटी कम। पोलैरिटी कम मतलब यहां प्लस कम हो गया, तो माइनस न्यूक्लियोफाइल इजिली अटैक नहीं करेगा। तो एक और रीजन भी आ गया हमारे सामने, क्या, ड्यू टू रेजोनेंस क्या होगा, डाइपोल मूवमेंट ऑफ एराइल हैलाइड डिक्रीज। जो डाइपोल मूवमेंट है, डाइपोल मूवमेंट घटने का मतलब हम क्या कहना चाह रहे हैं कि पोलैरिटी डिक्रीज हो रही है, राइट। तो ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, तो मैं डिक्टेट कर रहा हूं इसलिए टाइम लग रहा है, बट आफ्टर लेक्चर अगर आप इसे में आधा घंटा भी फोकस लगा दोगे ना, आधा मैं बहुत ज्यादा बोल रहा हूं, तो आपको सारे अल्काइल हैलाइड के कंसेप्चुअल क्वेश्चन याद हो जाएंगे, राइट। नाउ अब अगला कंसेप्चुअल क्वेश्चन, अगला कंसेप्चुअल क्वेश्चन क्या है कि आप ये बताइए CHCl3 CH2Cl2 CH3Cl और CCl4, इसको अरेंज करना है डाइपोल मूवमेंट, इसमें अरेंज करना है डाइपोल मूवमेंट, ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है, राइट। तो डाइपोल मूवमेंट यहां पर अब आपको क्या लर्न करना है, पॉइंट, डाइपोल मूवमेंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ क्लोरीन एटम। जो डाइपोल मूवमेंट है वो क्लोरीन एटम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। मैं आपको लिख इसलिए ला रहा हूं क्योंकि बोर्ड में आपको लिखना भी है, दैट्स वाई मैं डिटेल में ऐसे लाइंस आपके सामने लिख के दिखा रहा हूं कि आप रियल टाइम में कैसे लिख सकते हैं। मैं टाइप भी करके ला सकता था, बट मैं चाहता हूं कि आप भी, जब मैं धीरे धीरे लिख रहा हूं तो फोकस करें वर्ड्स पे, ताकि ब्रेन उसे परसीव करे। अब जिसमें क्लोरीन सबसे ज्यादा, उसका डाइपोल मोमेंट सबसे कम, तो CCl4 का डाइपोल मोमेंट सबसे कम, फिर आप क्लोरीन कम करते जाइए और डाइपोल मोमेंट बढ़ाते जाइए। तो दिस इज द ऑर्डर ऑफ डाइपोल मोमेंट, ये किसका ऑर्डर है, डाइपोल मोमेंट का ऑर्डर है। ये सारे एनसीईआरटी क्वेश्चंस हैं एंड प्रीवियस ईयर इसमें कवर्ड है, ठीक है, आप मैच कर लीजिएगा, बिकॉज आई ऑलवेज से ट्रस्ट बट वेरीफाई। देन नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, RF RCl RBr RI, इसको भी अरेंज करिए डाइपोल मूवमेंट में। तो एक्सपेक्टेड डाइपोल मूवमेंट क्या होगा, तो जो डाइपोल मूवमेंट है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये आपको याद रखनी है ये बात, दिस पॉइंट टू बी नोटेड, राइट। तो एक्सपेक्टेड डाइपोल मूवमेंट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के है, ठीक है। तो यू कैन से दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो ये पॉइंट हमें याद रखना है,
इसकी वजह से एक्सपेक्टेड डाइपोल मोमेंट जितना इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उतना ज्यादा डाइपोल मोमेंट होगा। तो ये डाइपोल मोमेंट का ऑर्डर होना चाहिए। लेकिन क्लोरीन से जब क्लोरीन पे जाते हैं तो साइज बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, उसके बाद उतना इंक्रीज नहीं है, लेकिन फ्लोरीन से क्लोरीन पे इंक्रीज बहुत ज्यादा है, अप्रोक्सीमेट 65%। इस वजह से RCl आगे आ जाता है, देन RF। अगर आपको डाउट आया कि ऐसा क्यों हुआ तो डाइपोल मोमेंट के फॉर्मूले से समझ सकते हैं। डाइपोल मोमेंट होता है Q इंटू डी। क्लोरीन से क्लोरीन पे जाने पर D बहुत ज्यादा डोमिनेट कर गया, D बड़ा हो गया तो मल्टीप्लाई करके आंसर भी बड़ा आ गया, और RCl का डाइपोल मोमेंट RF से ज्यादा हो गया। तो दिस इज योर एक्चुअल डाइपोल मोमेंट। ये एक्चुअल डाइपोल मोमेंट का ऑर्डर है, राइट। आफ्टर दैट अगला क्वेश्चन ये पूछा जाता है हमसे कि जो साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड, दिस इज एन एनसीईआरटी क्वेश्चन, मैं कंप्लीट स्टेटमेंट नहीं लिख रहा हूं, आई वांट यू टू चेक कि क्या ये एनसीईआरटी में है या नहीं। साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड हैज हायर डाइपोल मोमेंट देन क्लोरोबेंजीन, व्हाई। या ये पूछ लेंगे कि आउट ऑफ दीज टू किसका डाइपोल मोमेंट ज्यादा है और क्यों। तो व्हाट इज द रीजन फॉर दिस, इसका कारण क्या है। तो मैं बोलूंगा इसका कारण बहुत आसान है समझना। फिजिक्स के इलेक्ट्रोस्टैटिक में डाइपोल खूब निकाला है, Q इंटू 2L Q इंटू डी करके। तो देखिए इन दोनों स्ट्रक्चर में आप बताइए व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस एंड दिस। देखिए इसमें तीनों लोन पेयर क्लोरीन पे ही हैं, ध्यान से सुनना मेरी बात, इसमें तीनों लोन पेयर क्लोरीन पे ही हैं। इसमें तीनों लोन पेयर क्लोरीन पे नहीं है, ध्यान से सुनो, तीनों लोन पेयर क्लोरीन पे नहीं है। क्यों? क्योंकि इसका लोन पेयर रेजोनेंस में चला गया तो Q कम हो गया। क्या कम हो गया? Q। ध्यान समझना, इसमें Q कम हो गया, चार्ज, क्योंकि लोन पेयर रेजोनेंस में चला गया। ऑल्सो पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर डेवलप हो गया रेजोनेंस की वजह से, यानी कि डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड से छोटा होता है, तो D भी कम हो गया। अब अगर Q भी कम हो गया और D भी कम हो गया तो मल्टीपल ऑफ Q और D क्या होता है? डाइपोल मोमेंट, वो भी कम हो गया। तो व्हाट इज द रीजन? बिकॉज ऑफ रेजोनेंस इन एराइल हैलाइड। मैंने बोला ना अगर कुछ समझ नहीं आए तो रेजोनेंस तो लिखी आओ, ड्यू टू रेजोनेंस। CH3 अगर कार्बोक्सिलिक एसिड वगैरह है तो -R नहीं तो +R, जनरली +R ही आंसर होता है। तो ड्यू टू रेजोनेंस +R इफेक्ट डाइपोल मोमेंट ऑफ क्लोरोबेंजीन डिक्रीजेस। आप चाहें तो इस आंसर को और डिटेल में भी लिख सकते हैं कि बिकॉज ऑफ रेजोनेंस इन एराइल हैलाइड लोन पेयर एट हेलोजन एटम डिक्रीजेस या delocalized and carbon halogen bond gets partial double bond character। क्या मिल रहा है? partial double bond character। as a result overall dipole moment decrease, जिसकी वजह से ओवरऑल डाइपोल मोमेंट डिक्रीज हो जाता है, राइट। तो यहां पर हमने जो है एराइल हैलाइड्स, इनके कंसेप्चुअल क्वेश्चंस का डिस्कशन किया है। यहां मैंने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को अभी छोड़ा है क्योंकि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का जो ज्यादा पार्ट है विलियमसन से भी कनेक्ट हो जाता है और ये स्ट्रॉन्गेस्ट बेस है। तो अगला कंसेप्चुअल क्वेश्चन अगले सेशन में मैं अल्कोहल फिनॉल ईथर के कंसेप्चुअल क्वेश्चन लूंगा, उसके बाद एल्डिहाइड कीटोन के और फिर अमीन्स के। तो मैं आपको और उसके चारों चैप्टर को समराइज करूंगा एक 30 मिनट्स के लेक्चर में। तो जो लास्ट 30 मिनट लेक्चर होगा वो कहीं ना कहीं ट्रिक होगा, राइट। तो अभी मैं चाहता हूं कि आप एक थॉट प्रोसेस डेवलप करते जाएं और आई होप कि ये आपके लिए सेशन हेल्पफुल रहा होगा। तो पढ़ते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू।